हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डे 11। आज हम एक ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जिससे पाइथन इंटरनेट से कनेक्ट होता है। ठीक है। अब तक हम क्या बना रहे थे? यूज़र से इनपुट ले रहे थे, पाइथन में प्रोसेस करवा रहे थे एंड उसका आउटपुट प्रिंट करवाते थे। सब अपने कंप्यूटर के अंदर हो रहा था, सब लोकली हो रहा था, है ना। और इसमें बहुत मज़ा भी आ रहा था, है ना। बट रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशंस ऐसे काम नहीं करते। जब हम ज़ोमेटो पे कुछ ऑर्डर करते हैं तो पाइथन सिर्फ तुम्हारे फ़ोन पे नहीं चलता ना, वो ज़ोमेटो के सर्वर से बात करता है, रेस्टोरेंट के डेटा से भी बात करता है और पेमेंट गेटवे से भी कम्युनिकेट करता है। जब हम गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं तो वो हमें रूट बताता है, वो रियल टाइम ट्रैफिक डेटा फेच करता है, सैटेलाइट डेटा, रोड अपडेट करता है। अगर हम कोई दूसरी डायरेक्शन में टर्न लेते हैं अदर देन जो रोड वो बता रहा था, तो वो ऑटोमेटिकली उस रूट से न्यू रास्ता बताता है ना। वैसे ही अगर हम इंस्टाग्राम की फ़ीड को रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे फ़ोन इंस्टा के सर्वर से न्यू डेटा मांग कर लेकर आता है। यानी यूज़र जो है वो अपना इनपुट पाइथन कोड को देता है, पाइथन कोड इंटरनेट सर्वर को, और सर्वर वापस डेटा रिटर्न करता है और वो हमें वापस से यूज़र को डिस्प्ले करवाता है ना। आज पाइथन ज़िंदा होने वाला है, हमारे पाइथन के प्रोग्राम्स लाइवली होने वाले हैं। इमेजिन करो हमारे पाइथन प्रोग्राम लाइव वेदर से डेटा ले सके, अपने सिटी का रेन कब होगा, वेदर की क्या कंडीशन है वो सब बता सके, क्रिप्टो का प्राइस फेच कर सके, बिटकॉइन अभी कितना है वो बता सके, रैंडम मोटिवेशनल कोट फेच कर सके रियल टाइम में, मूवी की इन्फो, मूवी की रेटिंग, मूवी की रिलीज़ डेट, सब कुछ। ये सब पॉसिबल है आज के लेसन के बाद। ठीक है, तो चलो सीखते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, बट पाइथन को पता कैसे चलेगा? एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। अगर हम जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का वेदर हमें जानना है तो क्या पाइथन मैजिकली उसे बताएगा? नहीं। पाइथन एक लैंग्वेज है जो डेटा प्रोसेस करता है, डेटा मैजिकली क्रिएट नहीं करता। तो हमारे सिटी का वेदर पाइथन को पता कैसे चलेगा, मिलेगा कहाँ से? किसी और के सिस्टम से जो ये डेटा एक्चुअली ट्रैक करता है? यस। जैसे वेदर एपीआई है, ओपन वेदर मैप है, ये सिस्टम वेदर स्टेशन से रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं, हमें उनसे मांगना पड़ेगा। लेकिन पाइथन उनसे बात कैसे करेगा? तो यहाँ आता है हमारा आज का कंसेप्ट एपीआई। एपीआई मतलब क्या? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सीधी डेफिनेशन याद मत करो, पहले इसे समझो। ठीक है, एक एनालॉजी से समझते हैं। तुम एक रेस्टोरेंट में गए, ओके, टेबल पर बैठे हो, किचन में शेफ़ है जो खाना बना सकता है। तुम डायरेक्टली किचन में नहीं जाते ना कि भाई एक पिज़्ज़ा बना दो। कोई आता है, कोई वेटर आता है, तुम वेटर को ऑर्डर देते हो, वेटर किचन में जाता है, शेफ़ को बताता है, फिर शेफ़ जो बनाता है ना उसे वेटर वापस लेकर आता है तुम तक। तो जो एपीआई है ना, वो यही वेटर का काम करता है। तुम मतलब जो पाइथन प्रोग्राम है वो जाता है एपीआई के पास। एपीआई क्या है? वेटर। ठीक है, अब जो वो वेटर है वो जाएगा किचन में। किचन क्या है? सर्वर और डेटाबेस। ठीक है, अब वो जो किचन है वो वापस वेटर को डेटा लेके देगा, मतलब या तो सर्वर या तो डेटा बेस से जो भी डेटा आएगा वो वापस एपीआई के पास जाएगा। अब जो वो एपीआई है वो वापस पाइथन के पास, मतलब तुम्हारे पास में आ जाएगा और तुम्हें डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तुम डायरेक्टली सर्वर को नहीं छू सकते, सिर्फ एपीआई से रिक्वेस्ट करो, एपीआई हैंडल करता है बाकी सब कुछ। ठीक है, एपीआई क्या है? एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका मतलब प्रोग्राम के बीच का कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, रियल एग्जांपल ऐसे समझो। फॉर एग्जांपल अगर कोई वेदर एपीआई है तो वो वेदर का डेटा निकाल कर देता है। यूट्यूब का एपीआई है तो वो यूट्यूब का वीडियोस, चैनल्स, कमेंट्स, डेटा सब निकाल कर देता है। कोई मैप का एपीआई है तो वो लोकेशन, रूट, डिस्टेंस ये सब देता है। कोई ओपन एआई है जैसे चैट जीपीटी हो गया तो ये एआई रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, मतलब आप अपने प्रोजेक्ट्स में डायरेक्ट चैट जीपीटी की एपीआई को भी यूज़ कर सकते हो, तो ये एआई रिस्पॉन्सेस जनरेट करके देता है ना। न्यूज़ का एपीआई तो वो लाइव न्यूज़, आर्टिकल्स ये सब निकाल कर देता है, ला कर देता है। तो हर बड़ा प्लेटफॉर्म एक एपीआई देता है ताकि दूसरे डेवलपर्स उनका डेटा यूज़ कर सकें।
तुम्हारे पाइथन प्रोग्राम किसी भी एपीआई से बात कर सकता है, समझा? ऐसे समझो कि जो भी बड़े एप्लीकेशंस होते हैं ना, जैसे हमारे अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, बड़े बड़े ओपन एआई, चैट जीपीटी, एआई टूल्स होते हैं, या फिर कई सारी चीज़ें, जैसे फायरबेस का डेटाबेस हो गया, मोंगोडीबी का डेटाबेस हो गया, चैट जीपीटी हो गया। हम इन सब से एपीआई यूज़ करके इनको डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है, हमारा जो पाइथन प्रोग्राम है वो डायरेक्ट किसी भी एपीआई के थ्रू उस एप्लीकेशन से बात करता है। मतलब सीधा अगर मैं चैट जीपीटी का फॉर एग्जांपल एपीआई लेती हूँ, तो मेरा पाइथन प्रोग्राम डायरेक्ट चैट जीपीटी के सर्वर से बात करता है, समझे? अब एक और सवाल यह है कि पाइथन एपीआई से कैसे बात करता है टेक्निकली, है ना? तो इसके लिए एक एनालॉजी समझो कि तुम कोई भी एक सिटी में रहते हो, फॉर एग्जांपल तुम मुंबई में रहते हो और तुम्हें कुछ मंगवाना है दिल्ली से, ठीक है? तो बिना डिलीवरी पर्सन के तुम खुद मुंबई से दिल्ली जाओगे, उसके बाद में सामान उठाओगे और फिर तुम लेकर आओगे? नहीं ना। तुम क्या करोगे, डिलीवरी पर्सन को भेजोगे, वो जाएगा, वो लेकर आएगा और तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? बिना रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के पाइथन इंटरनेट से बात नहीं कर सकता, खुद कुछ नहीं जानता। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी जो है वो एक डिलीवरी पर्सन है, तुम्हारी तरफ से सर्वर के पास जाती है और डेटा लाकर तुम्हें देती है, ठीक है? अब हमें इसके लिए एक लाइब्रेरी का यूज़ करना होता है, रिक्वेस्ट नाम की लाइब्रेरी। तो उसे हम इंस्टॉल करते हैं पिप इंस्टॉल वाले मेथड से, जो हमने कल पढ़ा था, और रिक्वेस्ट को हम इंस्टॉल करेंगे। और उसे यूज़ कैसे करेंगे, इंपोर्ट का यूज़ करके, ठीक है? बस एक लाइन लिख दो, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, और वो हमारे पाइथन एप्लीकेशन के अंदर में रिक्वेस्ट लाइब्रेरी आ जाती है, और उसके बाद में हम एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब किसी भी सर्वर से मैं डेटा मांगूंगी कैसे, तो यहाँ पर हमारे पास में एक न्यू चीज़ आती है, ठीक है? उसे हम कहते हैं गेट रिक्वेस्ट। समझो कि तुम लाइब्रेरी में गए, तुमने लाइब्रेरियन से बोला कि भाई मुझे हैरी पॉटर की बुक चाहिए, ठीक है? लाइब्रेरियन जाता है, ढूंढता है और वो लेकर आ जाता है ना? तो उसी को हम गेट रिक्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है? गेट रिक्वेस्ट मतलब सर्वर से कोई भी डेटा को मांगना, ठीक है? तो जब भी हमें कोई डेटा मांगना होता है सर्वर से, हम गेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है? ये एक मेथड है, ओके? ये एचटीटीपी मेथड है। एचटीटीपी के और भी कई मेथड्स होते हैं, हम पहले उसे ब्रीफ में समझ लेते हैं एंड देन हम वापस अपने एपीआई की तरफ बढ़ते हैं। तो एचटीटीपी में कई टाइप की रिक्वेस्ट होती है। पहला होता है गेट। गेट मतलब डेटा मांगो, मतलब आप जो भी डेटा मांगते हो वो आपको मिल जाता है। पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट में हम डेटा भेजते हैं, मतलब कि आप कोई फ़ाइल, जब जैसे चैट जीपीटी में कोई फ़ाइल डालते हो तो आप उसमें पोस्ट मेथड का यूज़ कर रहे हो, जिससे कि आपका जो डेटा है वो सर्वर के पास जाता है, ठीक है? अगर हमको सर्वर को कोई डेटा भेजना है तो हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तीसरा हमारा मेथड है पुट। पुट मतलब जो भी डेटा हमारा ऑलरेडी डला हुआ है, हम उसे अपडेट अगर करना चाहें तो हम पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप एडिट करते हो ना, जैसे आप चैट जीपीटी का कोई प्रॉम्प्ट तुमने डाला है, तुम्हें तुम्हारे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट को थोड़ा एडिट करते हैं, है ना? तो वो जो एडिट वाला जो सिस्टम है ना, वो पुट होता है। जो डेटा है उसको अपडेट करो, मतलब उसे चेंज करो, बदल दो, ठीक है? चौथा होता है डिलीट। तो वो क्या होता है, इसे हटा दो सर्वर से, मतलब जो मैंने डाला था उसको मैं हटा दूँ, अगर हटाना चाहूँ तो वहाँ पर मैं डिलीट मेथड का यूज़ करती हूँ। आज हम पहले गेट अच्छे से समझते हैं एंड देन उसके बाद में हम बाकी की चीज़ें समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम यूआरएल स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे घर का एड्रेस होता है ना, डोर नंबर, स्ट्रीट एंड देन प्लॉट नंबर एट्सेट्रा, फिर सिटी, उसी तरह एपीआई का भी एक एड्रेस होता है, उसे हम यूआरएल कहते हैं, ठीक है? यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है? ये क्या होता है, एक एड्रेस होता है जो कि वेब पेजेस को बताता है कि तुम्हें एग्जैक्टली जाना कहाँ है ना? उसी को हम एड्रेस कहते हैं। तो एग्जांपल ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल https:// फिर google.com, है ना? तो ये जो google.com है ये एक यूआरएल है। अब अगर इसमें मैं कुछ स्पेसिफिक पेज में जाना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल है कि मैं उसके सर्च बार पे क्लिक करती हूँ, तो वो कैसे आता है, https
www.google.com, उसके बाद में आता है एक स्लैश, फिर आता है सर्च, ठीक है। एंड जैसे ही हम कुछ सर्च करते हैं तो फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आता है, फिर उसके बाद में जो भी हमने लिखा है उसका एक एनकोडिंग, उसकी एनकोडिंग होती है और वो चीज़ डिस्प्ले होती है ना, एनकोडेड कंटेंट डिस्प्ले होता है। तो ये जो स्लैश सर्च होता है ना, इसे ही हम एंड पॉइंट कहते हैं। मतलब ऐसे समझो कि हमारे पास में एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे http://api.openweathermaps.org, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है /data/weather, फिर हमने कोई भी सिटी का नाम, फॉर एग्जांपल मुंबई डाला है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, API की डालते हैं, API एड्रेस डालते हैं अपना, ठीक है, जो API हमको प्रोवाइड करी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ओपन वेदर मैप का यूज़ कर रही हूँ तो उससे मेरे को एक API मिलता है, तो मैं वो API लास्ट में डालती हूँ। तो इसका ब्रेकडाउन समझते हैं। तो पहला जो https://api.openweathermap.org था, ये सर्वर का एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद में जो /data/weather था, ये हम इसको बताते हैं कि हमें कौन सा डेटा चाहिए, इस वेबसाइट, इस सर्वर से कौन सा डेटा हम मांग रहे हैं, वो उसे हम कहते हैं एंड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में हम अपना API डालते हैं ताकि हम उस टूल को बता सकें कि हम जो है वो एक काइंड ऑफ, हमारा जो API की होता है वो एक काइंड ऑफ हमारा आइडेंटिटी प्रूफ होता है, ठीक है, जिससे कि हमारे सर्वर को पता चलता है कि यह ऑथोराइज यूज़र है, तो हम इसको ये डेटा भेज सकते हैं। तो API की क्या होता है, ये जैसे समझो कि तुम्हारा ID कार्ड है, ठीक है, कि तुम रजिस्टर्ड हो, ऑथोराइज्ड हो, तभी तुम्हें डेटा मिलेगा। मोस्ट API फ्री होती है लेकिन लिमिटेड यूसेज के लिए होती है। तो अगर तुम रजिस्टर करते हो तो तुम्हें की मिलती है और तुम उस की का यूज़ करके डेटा को एक्सेस कर सकते हो। और वैसे ही अगर तुम API ख़रीदते हो या पेड वर्जन ख़रीदते हो तो तुमको ज़्यादा चीज़ों का एक्सेस मिलता है, ठीक है। इसलिए जो की है ना, वो तुम्हारा ऑथोराइजेशन है, तुम्हारा आइडेंटिटी प्रूफ है, ओके, ठीक है। अब डेटा तो सर्वर ने भेजा, लेकिन डेटा को किस फॉर्मेट में भेजा, सीधा टेक्स्ट में नहीं, या कोई रैंडम स्ट्रिंग नहीं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसे हम कहते हैं जेसन, ठीक है। जेसन मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। एक एनालॉजी से समझते हैं, जैसे समझो कि हमारा कोई स्कूल ID है, ठीक है, उसमें हमारा नाम लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है, हमारा रोल नंबर भी लिखा है, ठीक है। हर लेबल एक इन्फॉर्मेशन दे रही है ना, तो वो लेबल्ड बॉक्सेस है। तो जेसन एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, इन्फॉर्मेशन को लेबल्ड बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज करता है। इसे ऐसे समझो जैसे हम पाइथन में जो डिक्शनरी लिखते हैं ना, जेसन फॉर्मेट भी ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। मतलब जो हमारे कर्ली ब्रेसेस होते हैं उसके अंदर में अगर कोई स्ट्रिंग है तो वो डबल कोटेशन के अंदर, फिर उसे वो हमारा की होता है, एंड देन उसके बाद में हमारा जो कंटेंट होता है वो, मतलब जो वैल्यू होती है ना, उसी तरीके से ये डेटा को रिटर्न करता है, मतलब की एंड वैल्यू पेयर के टाइप में। लेकिन इसे हम की और वैल्यू नहीं कहते इसमें, लेकिन ये जो है ना, ये जेसन पाइथन डिक्शनरी जैसा ही दिखता है। कि जो होता है वो हमारा स्ट्रिंग में है तो वो कोट्स के अंदर, वैल्यू जो है वो कोई भी टाइप में हो सकता है, आइदर नंबर, लिस्ट, बूलियन या व्हाटएवर, ओके। तो ये पाइथन डिक्शनरी ही है ऑलमोस्ट। अब जो सर्वर ने हमको जेसन भेजा है ना, तो पाइथन उसको उठाकर डिक्शनरी में कन्वर्ट करता है। कैसे, .json नाम के फंक्शन से। जैसे ही हम .json यूज़ करते हैं ना, तो पाइथन सोचता है कि .json मतलब जो जेसन स्ट्रिंग लो उसको पाइथन की डिक्शनरी में कन्वर्ट करके रिटर्न करो, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल में .json लगा देते हैं। अब वो जो भी हमारी रिक्वेस्ट आई है उसको हम वो जेसन फॉर्म को रीड करता है, स्ट्रिंग को उठाता है, देन उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न करता है। अब डेटा एक पाइथन डिक्शनरी है, अब उसे नॉर्मल डिक्शनरी की तरह ही एक्सेस करो, ठीक है। लेकिन जेसन जो है ना वो नेस्टेड भी हो सकती है। मतलब डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था ना कि भाई एक डिक्शनरी है जिसके अंदर में पहले मैंने लिखा है स्टूडेंट नाम की एक डिक्शनरी बनाई है। अब उस डिक्शनरी के अंदर में मैंने और एक लिस्ट बनाया है मार्क्स नाम का। अब स्टूडेंट के कई सारे मार्क्स हो सकते हैं ना, कई सारे सब्जेक्ट्स के, तो वो उसके अंदर स्टोर है। तो अब एक ऑलरेडी डिक्शनरी था स्टूडेंट, उसके अंदर में हमने और एक डिक्शनरी बनाया मार्क्स नाम का,
तो इसे हम कहते हैं नेस्टेड जेसन। ठीक है, तो जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम इसे एक्सेस कैसे करते हैं, पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट, उसके बाद में डब्बे के अंदर में हम जो उसका की है वो लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मार्क्स, और उसके बाद में जो भी मार्क्स हमें एक्सेस करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स का, तो हम लिखते हैं मैथ्स, मतलब 3 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम चीज़ों को लिखते हैं, तो हमारा जो डेटा है वो प्रिंट हो जाता है। मतलब पाइथन पहले सोचता है कि जो स्टूडेंट नाम का डिक्शनरी है उस पे जाओ। अब स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी के अंदर में एक मार्क्स नाम की वैल्यू है, सॉरी की है, वहाँ पर जाओ। अब उस की जो वैल्यू है उसमें भी हमारे पास में एक और की है, उसका नाम है मैथ्स। ठीक है, अब उस मैथ्स नाम की की के वैल्यू में जाओ। अब उसमें अगर फॉर एग्जांपल 95 है, तो उस 95 को उठाओ एंड देन रिटर्न करो। समझा? इसे हम कहते हैं नेस्टेड जेसन, जो कि डिक्शनरी में कन्वर्ट करो और उसे यूज़ करो। ठीक है, सर्वर ने डेटा तो भेज दिया, लेकिन ना सर्वर सिर्फ डेटा नहीं भेजता है, एक कंप्लीट पैकेज भेजता है। अब उस पैकेज के अंदर क्या क्या होता है, पहला तो होता है स्टेटस कोड, कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, या कोई एरर है या वॉट एवर। ठीक है, दूसरा भेजता है हेडर्स, उसके अंदर में हमारे इन्फॉर्मेशन के बारे में, सॉरी, हमारे रिस्पॉन्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कि वो किस टाइप का कंटेंट था वगैरह वगैरह। फिर होता है जो बॉडी, जो हमारा एक्चुअल जेसन फॉर्मेट में जो डेटा आया है वो, जो अभी तक हमने पढ़ा वो। ठीक है, अब जो स्टेटस कोड होते हैं ना, वो कई तरीके से होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भाई एक्चुअल में क्या हुआ है हमारे रिक्वेस्ट के साथ में। तो पहला होता है 200, अगर स्टेटस कोड 200 है मतलब सब कुछ ठीक है और रिस्पॉन्स तुम्हारे पास में प्रॉपरली सक्सेसफुली आ गई है। कुछ और एक और होता है कि 404, मतलब कि जो जो तुमने मांगा है ना वो एक्चुअली में है नहीं, लेकिन स्टिल वो ढूंढ रहा है उस चीज़ को। ठीक है, मतलब जो तुम मांग रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं है, तो उस टाइम पे 404 आता है स्टेटस कोड। ठीक है, फिर मोस्ट कॉमन है दूसरा 401। ये तब आता है जब तुम्हारे पास उस चीज़ की अथॉरिटी नहीं होती है, या समझो एपीआई की मिसिंग है या रॉन्ग है, तो तुम अनऑथराइज्ड हो जाते हो, है ना। तो उस केस में 401 आता है। फिर आता है सबसे कॉमन 500, जो कि अगर हमारे सर्वर के तरफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब इट्स नॉट एपीआई की भी गलती नहीं है, यूज़र की भी गलती नहीं, क्लाइंट की भी गलती, क्लाइंट मतलब अपना सिस्टम, ना क्लाइंट की गलती है ना एपीआई की गलती है। अगर सर्वर साइड में कोई प्रॉब्लम है, मान लो सर्वर क्रैश हो गया है या बिज़ी है या वॉटेवर, तो उस टाइम पे जब सर्वर रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है ना, उस टाइम पे ये वाला एरर आता है 500। ठीक है, और एक और टाइप का होता है 403। ये कब आता है, जब हमारे पास में एपीआई तो है, लेकिन हमारे एपीआई के पास में उस चीज़ की एक्सेस नहीं है। ठीक है, मतलब समझो कि मेरा फ्री टायर है ना, फ्री वर्जन का एपीआई मेरे पास में है, लेकिन मैं कोई सर्विस जो है जो पेड का मैं यूज़ करना चाहती हूँ, तो उस केस में 403 एरर आता है कि नहीं, तुम ये चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट ऑथराइज्ड फॉर दैट। ओके, जो गुड प्रैक्टिस होता है ना, वो हमेशा स्टेटस कोड चेक करता है रिस्पॉन्स यूज़ करने से पहले, कि हमारा किस तरीके का स्टेटस कोड आ रहा है। ठीक है, तो अब थ्योरेटिकल चीज़ें तो हमने कवर कर लिया, अब हम एक्चुअली में करते हैं कि पहले एक फ्री एपीआई को यूज़ कैसे करते हैं। कोई की नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक बार ट्राई करके देखते हैं हम कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे तो आज हमको सिर्फ गेट रिक्वेस्ट के बारे में ही पढ़ना है, बट मैं यहीं पर आपको पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे कर भेजते हैं, पुट रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं और डिलीट रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं ये भी बता दूंगी, क्योंकि हमको आगे के प्रोग्राम्स में इनका भी यूज़ करना पड़ेगा, और इसके लिए से एक डेडिकेटेड लेक्चर इस सीरीज़ में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो हमें इसका यूज़ तो करना है, तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन आज ही दे दूँगी। ठीक है, किस तरीके से इसे प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। लेकिन आज हमें सिर्फ गेट, जो हमारा मिनी प्रोजेक्ट होगा और आज का जो हमारा कोर्स होगा, वो सिर्फ गेट रिक्वेस्ट का यूज़ कर ही हमें करना है। पोस्ट पुट भी हम समझ लेंगे, लेकिन इसका एप्लीकेशन हम कभी और करेंगे। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी कोडिंग। यहाँ पर हम अपने पाइथन कोडिंग बूट कैम्प डायरेक्टरी के अंदर में आ जाएंगे। यहाँ D11 नाम की फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, D11 नाम की फ़ोल्डर, सॉरी। ओके, अब इसके अंदर में हम बनाते हैं
api.py। ठीक है, इसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह हम API को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, फिर इंस्टॉल। ये हमने डाउनलोड कर लिया पैकेज, इंस्टॉल हो रहा है। हो गया हमारा, ये हमने इंस्टॉल हो गया हमारा। ठीक है, अब हम एक रैंडम URL क्रिएट करते हैं। एक्चुअली में ये क्या करेगा, हमारा यहाँ पर एक्चुअली हम API स्टोर करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, हमने एक ऐसे ही रैंडम सा एक ले लिया है। ये कोई API है नहीं वैसे, बट हमने ऐसे कुछ तो भी फॉर टेम्परेरी बेसिस ले लिया बस समझने के लिए। अब हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम रिस्पॉन्स को स्टोर करवाएंगे। ठीक है, इसके अंदर में हमें ये रिक्वेस्ट को भेजना कैसे है, रिक्वेस्ट डॉट गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसके अंदर में हम URL डाल देंगे। हो गया, ये जो URL है इसे हमने यहाँ पर कॉल किया है और इसे हम गेट मेथड के थ्रू भेजेंगे इस URL में, और उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसे हम इस रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर में हम स्टोर करवाएंगे। मतलब ये जो भी रिटर्न करेगा वो रिस्पॉन्स में जाकर स्टोर हो जाएगा। ओके, ये जो रिस्पॉन्स है ना, इसके अंदर में क्या क्या स्टोर होगा, मतलब ये जो रिक्वेस्ट है ये क्या क्या चीज़ें रिटर्न करेगी। ये रिटर्न करेगी सबसे पहले अपना स्टेटस कोड, ये देखो स्टेटस कोड है, ये रिटर्न करेगी। उसके साथ में ये रिटर्न करेगी जेसन डेटा जो है हमारा वो। उसके बाद में ये रिटर्न करेगा अपना हेडर, और हेडर के साथ में ये कंटेंट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि अगर रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस को 200 मतलब सक्सेसफुल है ना, तो अगर 200 है तो जो रिस्पॉन्स में डेटा आया है वो जेसन फॉर्मेट में होगा, तो उस जेसन को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू अपना डिक्शनरी। ठीक है, अब वो जो डिक्शनरी में कन्वर्ट किया हम उसे प्रिंट करवाएंगे बस। ठीक है, इतना ही हमें करना है। तो हम पहले कंडीशन लिखेंगे, इफ़ रिस्पॉन्स डॉट, ओके ये रिस्पॉन्स, हाँ स्टेटस कोड, स्टेटस अंडरस्कोर कोड। ठीक है, ये इक्वल टू 200 आता है, तब हम जो डेटा है एक वेरिएबल बनाते हैं डेटा नाम का, इसमें हम क्या स्टोर करवाएंगे, जो भी डेटा रिस्पॉन्स का डेटा आया। अब ये जेसन में तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा इनटू लिस्ट, तो उसके लिए हम डॉट जेसन फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, तो जो जेसन में जो डेटा आएगा इस ये कन्वर्ट हो जाएगा डिक्शनरी में, और वो जाके डेटा में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसको अब हम प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट, हम लिखेंगे डेटा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे एल्स
फ्रंट एरर देखो, ये हमारा एक बहुत सिंपल सा फंक्शन है। इसमें ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा जो URL है वही गलत है ना। हमने कुछ भी रैंडम URL डाला, तो ये अभी कुछ रिटर्न तो नहीं करेगा। लेकिन इस तरीके से, ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। लिखते किस तरीके से है बस ये। यहाँ पर अगर हम एक्चुअल API डालें, नॉर्मली वर्क करेगा जैसा इसे करना चाहिए। बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था। अब इसकी जगह हम पोस्ट करके देखते हैं, पुट करके देखते हैं और डिलीट करके देखते हैं क्या होता है। तो फ़िलहाल के लिए हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। इधर पेस्ट करेंगे एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार। वैसे तो ये पूरा डमी है, तो इसलिए हम इसी को एक ही बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ताकि मैं एक ही फाइल के अंदर मैं आपको सारा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकूँ। यहाँ मैं कमेंट लिख देती हूँ, गेट रिक्वेस्ट। यहाँ लिख देती हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ लिखती हूँ पुट रिक्वेस्ट और यहाँ लिखती हूँ डिलीट रिक्वेस्ट। अब हम समझते हैं कि पोस्ट को कैसे करते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, ठीक है। अब हम पोस्ट समझते हैं। यहाँ पर हमने जो गेट लिखा है, ऑब्वियसली हमें इसकी जगह पोस्ट करना है, ठीक है। पोस्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ पर हमें कोई न्यू डेटा डालना है, तो हम उसे जेसन की तरह ही लिखते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू डेटा इक्वल्स टू, ठीक है, नेम राहुल, ठीक है। इसे अगर हमको डालना है तो मैं बस यहाँ पर पैरामीटर पास कर देती हूँ। यहाँ पर जेसन इक्वल्स टू न्यू डेटा, बस इतना ही पार्ट करना है, बाकी का सब सेम है, ठीक है। जो भी डेटा हमें उस पर पोस्ट करवाना है वो बनाना पड़ता है और उसे एज अ पैरामीटर URL के साथ में पास करना होता है। बस यही है पोस्ट का मेथड, ठीक है। पुट का एग्जैक्टली सेम है। इसी को मैं कॉपी करती हूँ और मैं यहाँ पर अगर बनाऊँ, ठीक है, इसका नाम मैं रख देती हूँ अपडेट, ठीक है। यहाँ पर गेट की जगह पुट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर URL के साथ में पैरामीटर आएगा जेसन इक्वल्स टू ये, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए जब ये हमारे पाइथन के कोड में है तो ये एज अ डिक्शनरी होगा, लेकिन हमको जब इसको रिक्वेस्ट को जब पुट करना है सर्वर पे तो ये जेसन के फॉर्मेट में जाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर जेसन इक्वल्स टू लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे अपडेटेड डेटा, ठीक है। तो ये जो अपडेटेड डेटा जो ये हमारा लिस्ट के फॉर्म में था, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा जेसन के फॉर्मेट में, और ये पुट के तरह, मतलब जो भी नेम नाम का वेरिएबल होगा हमारे API में तो वो अपडेट हो जाएगा, और उसमें अगर कोई और नाम होगा तो वो राहुल से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पुट, ये इसमें डेटा अपडेट होता है, ठीक है। सेम कोड है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ इतना सा पार्ट हमारा जो है वो चेंज है, ठीक है। यहाँ पर हम जेसन डालते हैं एंड देन URL, पहला पैरामीटर हमारा URL होता है, उसके बाद में जो डिक्शनरी है ना वो हम जेसन में कन्वर्ट करके यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पुट हो गया। अब अगर हमें डिलीट करना है तो यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे,
और बस यहाँ पर URL डाल देंगे और यहाँ पर ये हटा देते हैं, यहाँ लिख देंगे डेटा डिलीटेड। ठीक है, बस इतना ही है। ये हो गया हमारा डिलीट का। यहाँ पर सिर्फ हमें जो URL के अंदर में जो भी चीज़ है उसे डिलीट करना है, तो हम ये डाल देते हैं एंड देन ये हमारा डिलीट हो जाता है और ये प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। अगर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसमें स्टेटस कोड हमारा आता ही है, मतलब अगर हम डिलीट करना चाह रहे हैं और अगर हमारा चीज़ डिलीट हो गया है तो भी 200 ही सक्सेस ही रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन था। ये जो API है ये मतलब एक्चुअल API नहीं है, इसलिए ये रन नहीं होगा, इसलिए मैं इसको रन करके नहीं दिखा रही हूँ। ये सिर्फ एक टेम्पलेट कोड है, मतलब सिर्फ समझने के लिए कि किस तरीके से चीज़ें काम करती है, किस तरीके से हम गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं, पुट रिक्वेस्ट भेजते हैं, डिलीट रिक्वेस्ट भेजते हैं। सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये इस तरीके से लिखा है। दिस इज़ नॉट द एक्चुअल कोड, तो ये कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए हमने बनाया। मैं इसे सेव करके रखती हूँ। मैं इसे भी गिटहब में डाल दूँगी फॉर रेफरेंस, बट ये एक्चुअली वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब हम एक्चुअल प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जहाँ पर हम एक्चुअल यहाँ पर API का यूज़ करेंगे और हमारा डेटा एक्चुअली में आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम में ना एक रियल API का यूज़ करेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ डमी API, एक रैंडम कुछ भी लिखा था URL में। अब हम एक एक्चुअल API का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम एक रैंडम कोड फेचर बनाएंगे, मतलब एक API से हम रैंडम मोटिवेशनल कोड को फेच करवाएंगे और उसे प्रिंट करवाएंगे। लॉजिक बहुत सिंपल है। गेट रिक्वेस्ट भेजना है, रिस्पॉन्स लेना है, उसको जेसन को पार्स करके हमें जो कोड है और उसका ऑथर जो है उसे एक्सट्रैक्ट करवाना है एंड देन उसे प्रिंट करवाना है। ठीक है, बस इतना ही है। तो चलो अब ट्राई करते हैं। तो अब हम अपना प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हम बनाएंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम नाम से डायरेक्टरी। अब यहाँ पर हम अपना सिस्टम बनाएंगे। हमारे सिस्टम का नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल codes.py। ठीक है, हमारा एम देंगे टू जनरेट रैंडम कोड्स। ओके, अब सबसे पहले हम इंपोर्ट करवाएंगे रिक्वेस्ट। ठीक है, इसके बाद में हम URL ले लेंगे, URL इक्वल्स टू, अब इसके अंदर हमें अपना API एंड पॉइंट डालना है। ठीक है, तो API एंड पॉइंट अपन कैसे डालेंगे, ये हम अपने ब्राउज़र में आ जाएंगे। यहाँ पर हम सर्च करेंगे कोटेबल API, ये वाले फर्स्ट लिंक में चले जाएंगे हम, गेटअप वाले। ठीक है, यहाँ से हम इधर रीडमी में आ जाएंगे। यहाँ से हम सर्वर का एड्रेस ले लेंगे और उसके बाद में हमें ये वाला एंड पॉइंट डालना है। ठीक है, codes/random। ओके, हम अपने VS कोड पे आ जाएंगे। यहाँ पर हम पहले इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं /codes/random। ठीक है, हो गया। एक बार इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेंगे हम, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे। ठीक है, कोटेबल इज़ अ फ्री ओपन सोर्स कोटेशन API। इट इज़ ओरिजिनली बिल्ड एज अ पार्ट ऑफ फ्री कोड कैंप प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो है ये क्या करता है,
गेट रैंडम वाला पढ़ लेते हैं अपन। ये करेगा गेट वन और मोर रैंडम कोड्स फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। दिस मेथड सपोर्ट्स सेवरल फिल्टर्स दैट कैन बी यूज टू गेट रैंडम कोड्स विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। मतलब हम इससे क्या करेंगे, बेसिकली रैंडम कोड्स जो जनरेट करवाएंगे, मतलब इनके डेटाबेस में जो हमने API लिए हैं उनके डेटाबेस में ऑलरेडी काफ़ी सारा कोड सेव है, ठीक है। तो उसमें से कोई भी एक रैंडम कोड को ये प्रिंट करवाएगा, ठीक है। वापस VS कोड पर आ जाते हैं। ये हो गया हमारा URL। अब हम अपनी कंडीशन लगाते हैं। तो ये अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिस्पॉन्स लेंगे, ठीक है। इसके अंदर में हम रिक्वेस्ट डॉट गेट करेंगे। अब गेट के अंदर में हम URL लिख देंगे, ठीक है, ये वाला URL। अब हम इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, स्टेटस कोड एट्रीब्यूट है, ये 200 है अगर, तो हम क्या करेंगे, डेटा लेंगे और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, मतलब जेसन को हम कन्वर्ट कर देंगे लिस्ट में, सॉरी डिक्शनरी में। रिस्पॉन्स डॉट जेसन फंक्शन, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो हमारा कंटेंट है, इसमें से हमें क्या प्रिंट करवाना है। रिस्पॉन्स देखो इस तरीके से आता है, तो ID प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट प्रिंट कराएंगे, जो उसका कोड होगा वो। ऑथर भी प्रिंट करवाएंगे, ये सब की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो सिर्फ कंटेंट और ऑथर प्रिंट करवाएंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसे हम किस तरीके से करेंगे पहले देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले तो कोड, है ना। तो पहले लिखते हैं कोड, हमको सबसे पहले कोड लेना है, कोड। इसके अंदर में हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है इसमें हमने कन्वर्ट किया ना, तो हम लिखेंगे पहले डेटा, इसका ज़ीरोथ इंडेक्स, और उसके अंदर में वैल्यू क्या है हमारी, कंटेंट, ठीक है। इसी तरह हम ऑथर का भी ले लेंगे, ठीक है। इसकी जगह हम कर देंगे ऑथर, और इसको ऑथर में सेव कराएंगे, ठीक है। अब हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं मोटिवेशनल कोड, नहीं यार, रैंडम कोड्स, ठीक है। यहाँ हम \n लगा देंगे, इधर भी \n लगा देंगे, ठीक है। अब हम लिख देंगे अपना जो भी कंटेंट है उसे प्रिंट कराएंगे, ठीक। तो पहले लिखते हैं प्रिंट, इसमें लिखते हैं हम कोड, जहाँ हम कॉमा डाल के कोड प्रिंट कराएंगे, ये वाला कोड, ये वाला, ठीक है। अब फिर से प्रिंट कराएंगे, यहाँ हम लिख देंगे ऑथर, ये कोड जिसने लिखा है वो, यहाँ हम लिख देंगे ऑथर, ठीक है। हो गया। अब हम क्या करेंगे, हो गया, ये इतना ही है। एल्स लगा देंगे एक, इन केस कोई एरर आता है तो हम प्रिंट करवा देंगे, सिर्फ सिंपल
ठीक है, हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं, ऐसे करा क्रिएट करते थे, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर एरर देख लेते हैं क्या है। ओके, तो यहाँ पर है ना API फेल हो रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं जो SSL सर्टिफिकेट है, मतलब जो हमने API का यूज़ किया है यहाँ पे कोटेबल, ये सर्वर साइड प्रॉब्लम है, ये अपने कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी जगह पर कोई दूसरा यूज़ करते हैं। ठीक है, हम यहाँ से जेन कोड्स का यूज़ करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। हम अभी फ़िलहाल के लिए फ्री वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हमें एक्चुअल API चाहिए तो वो पेड है, तो हम अभी अपने प्रोजेक्ट के लिए फ्री यूज़ करेंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। इसका बेसिक API स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये हमारा बेसिक API है। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या डालना है, जो URL है जेन कोड्स की, ये डालना है। उसके बाद में किस मोड में हमें कोड्स चाहिए, तो पहला है कोड्स टुडे रैंडम ऑथर, ठीक है, तो हम रैंडम का यूज़ करेंगे। और ये की ज़रूरत हमें नहीं है, यहाँ पर जो की है इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ये ऑप्शनल है, क्योंकि ये सिर्फ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होल्डर यूज़र्स के लिए है। तो हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम अपना ये कॉपी कर लेंगे, उसके बाद में मोड में हम /रैंडम डालेंगे, ठीक है। इसको यहाँ तक हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे /रैंडम सेव करके इसको अब रन करके देखते हैं। कंटेंट, ओके, यहाँ पे हमें जो है देखना है कि ये जो था, हमने जो ये कंटेंट और ऑथर लिखा था, ये अकॉर्डिंग टू हमने कोटेबल्स के हिसाब से लिखा था, लेकिन अभी यहाँ पे हम वो यूज़ नहीं करेंगे। इसका डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेंगे एक बार। रिस्पॉन्स जो कोड है वो Q से आएगा और जो ऑथर है वो A से आएगा। तो यहाँ पे कंटेंट और ये नहीं लिखना है हमें, यहाँ पे हम इसकी जगह पे लिखेंगे Q, इसकी जगह पर A, ठीक है। सेव करके रन करते हैं। एरर आ रहा है, सो हमारा जो कंटेंट है वो प्रॉपर रिटर्न नहीं हो रहा है। लेट्स चेक क्या प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली सर्वर साइड से हमको 200 स्टेटस कोड नहीं मिल रहा है, ओके। तो हमें देखना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहले हम चेक करते हैं कि क्या एरर आ रहा है। यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, ठीक है। इसको प्रिंट करा के देखते हैं। It is taking time. यहाँ पर हमारा जो कोड है
वो तो सही है, और कनेक्शन स्टैब्लिश भी हो रहा है, लेकिन वो बीच में ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बिफोर गेटिंग द रिप्लाई। तो हम दूसरा कुछ ट्राई करके देखते हैं। यहाँ से हम डमी जेसन का कोड्स लेंगे, ठीक है, इसके कोड्स लेंगे। ये वाली रिक्वेस्ट हम कॉपी कर लेते हैं रैंडम कोड्स के लिए। यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। इसको अब रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे रिस्पॉन्स अलग है। इसका रिस्पॉन्स कोट और ऑथर है। ओके, कोट ऑथर। पिछली बार भी हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया था। लेट्स सी दिस। तो यहाँ पे ना 0 नहीं लगेगा, क्योंकि कन्वर्जन के बाद में इसने डायरेक्टली इसको रिटर्न किया है। तो यहाँ से हमारा कोट आ गया है, क्लोज योर आइज, फॉल इन लव, स्टे देयर, ऑथर रूमी। ठीक है, फिर से इसको रन करके देखते हैं, इसको डिलीट करके। तो आ गया ऑल क्रेडिबिलिटी, ऑल गुड कंसाइंस, ऑल एविडेंसेस ऑफ ट्रुथ कम ओनली फ्रॉम द सेंसेस। तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने 0 इसलिए हटाया क्योंकि जब इसने कन्वर्ट किया जेसन में, तो इसने डायरेक्टली जो ये था अपना, ये ऑलरेडी हमारा जो था, इसका आउटपुट आप देख सकते हो, ये सिर्फ इस तरीके से था डायरेक्ट जेसन फॉर्म में। तो इसको हमें ये डबल मतलब नेस्टेड लिस्ट के रूप में नहीं था, इसलिए हमें इसे नेस्टेड जैसा नहीं बनाना है। जब हम नेस्टेड बनाते हैं ना, तब हम यहाँ पे 0 लगाते हैं ताकि वो फर्स्ट इटरेशन के बाद में सेकेंड इटरेशन पर जाए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर नेस्टेड नहीं था वो, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पर इसे यूज़ किया है। तो ये हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। यहाँ पर हमने कई सारे एरर्स भी देखे, किस तरह एरर्स को हैंडल करते हैं वो देखे। वैसे तो हमारे जो URLs के एरर थे उसमें हमारे कोड की कोई गलती नहीं थी, हमारा कोड वॉज परफेक्टली फाइन। द प्रॉब्लम वॉज विथ द सर्वर। ठीक है, जो सर्वर जिस भी इसका हम सर्वर यूज़ कर रहे थे उसकी वजह से हमारा कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा था, ना कि इसकी वजह से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का प्रैक्टिस प्रॉब्लम कंप्लीट। अब हम मिनी प्रोजेक्ट देखते हैं। ओके, तो अब हमने एक्चुअल API का यूज़ किया, तो अब हम एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक कंप्लीट वेदर एप्लीकेशन बनाते हैं। मतलब सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी है, और एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनाते हैं। इसके फीचर्स हमारे पास क्या होंगे? हमें सबसे पहले यूज़र से उसका सिटी का नाम लेना है, वेदर को फेच करवाना है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कंडीशन, विंड स्पीड वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें लेना है। उसके बाद में जो भी मतलब उस वहाँ का कंडीशन होगा उस हिसाब से हमें प्रिंट करवाना है। उसमें हमें एरर हैंडलिंग भी सीख लेंगे आज हम। एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे मिनी प्रोजेक्ट के साथ साथ। और उसके बाद में अगर कोई सिटी नहीं मिली तो क्या आना चाहिए, है ना, API का कोई इशू आया तो वो कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें हम उसमें ऐड करेंगे। कुछ जो कंसेप्ट हम नहीं पढ़ा पाए, देखो ऑब्वियसली ये क्रैश कोर्स है, 1 महीने में हमें कंप्लीट करना है, तो हम उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं। मैं हर एक चीज़ को डिटेल में भी आगे वीडियोस बनाऊंगी, बट फॉर नाउ जो हमारी सीरीज़ चल रही है कोडिंग बूट कैम्प की, इसमें हम क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको हर चीज़ एकदम डिटेल में शायद नहीं बता पा रही हूँ, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ,
बट टेंशन मत लो, जिस भी कंसेप्ट में आपको डाउट है आप कमेंट में बताओ, मैं आपको वापस से सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी चीज़ें बेसिक से फिर से पढ़ाऊँगी। फ़िलहाल ये क्रैश कोर्स के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, तो हम पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें हमने एरर हैंडलिंग अभी तक पाइथन में पढ़ी नहीं है, तो मैं आपको वो भी बताऊँगी कि इसमें एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं इसी प्रोजेक्ट के साथ। और अगर एपीआई में कोई इशू आता है या एपीआई नहीं रिस्पॉन्स कर पाया तो उसे भी हम हैंडल कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे एरर हैंडलिंग में, ठीक है। तो पहले फ़्लो समझ लेते हैं। पहले यूज़र से हमें सिटी का नाम लेना है, फिर गेट रिक्वेस्ट भेजना है जो भी हम एपीआई का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपन ओपन वेदर मैप का यूज़ करेंगे तो हम उसके एपीआई के थ्रू गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। फिर वहाँ से जो भी डेटा हमको मिला है उसे हम स्क्रैप करवा के जो भी रिस्पॉन्स आया है उसके बेसिस में जो भी जेसन डेटा आएगा, अगर सक्सेस होता है, फॉर एग्जांपल अगर रिस्पॉन्स 200 आता है स्टेटस कोड, तो जो भी जेसन डेटा रिसीव हमारे पास हुआ है हम उसे पार्स करवाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद में उसे अच्छी तरह से डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही करना है। और आज हम काफ़ी सारी एक दो चीज़ें जो है जो हमने पहले नहीं सीखी थी वो भी सीख लेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम अपना प्रॉपर प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं। ये हमारा पहला एकदम अच्छा वाला प्रोजेक्ट होगा जो तुम अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो, लिंक्डइन पर भी डाल सकते हो, गिटहब पर भी डाल सकते हो। एंड जब हम होस्टिंग सीखेंगे पाइथन में तो आप इसको होस्ट भी कर सकते हो। और टेंशन मत लो, होस्टिंग हम फ्री में सीखेंगे तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट नाउ। तो अब हम अपना मिनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। पहले से डिलीट कर देंगे, इसे हटा देंगे। अब यहाँ पर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, मिनी project.py। इसके अंदर में पहले कमेंट लिख देंगे टू जनरेट अ वेदर रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इनपुट लेना है यूज़र से, फिर उसके बाद में वो सिटी के बारे में देखना है एपीआई के थ्रू। अब उस सिटी के बारे में जो भी आएगा उसे हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो इनपुट ले लेते हैं, सिटी इक्वल्स टू इनपुट, एंटर योर सिटी, ठीक है। अब हम एपीआई की ले लेंगे, यहाँ पर इसके अंदर में हम एपीआई की स्टोर करेंगे और फिर हम यूआरएल ले लेंगे, इसके अंदर में हम यूआरएल डालेंगे। तो यूआरएल हम इसके लिए ओपन वेदर मैप का एपीआई लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम अपने ब्राउज़र में ओपन वेदर मैप टाइप करेंगे, यहाँ पर जाके साइन अप कर लेंगे और यहाँ से एपीआई के ले लेंगे। पहले अपना साइन अप कर लेंगे, क्रिएट अकाउंट, ठीक है। यहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद में आप अपना एपीआई ले लेंगे। मैं अपना ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पर अपनी एपीआई की डाल दी है। अब मैं यूआरएल डाल दूँगी, तो मैं इसी एपीआई को और सिटी को यूज़ करूँगी, तो मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करती हूँ। इसके अंदर में मैं अपना यूआरएल डाल दूँगी। अब यूआरएल हम लेंगे यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले हम एपीआई में जाएंगे, एपीआई डॉक्स में जाएंगे, यहाँ पर जाके एपीआई कॉल का जो फंक्शन है इसे हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये लैट लॉन्ग ले रहा है और हमने सिर्फ सिटी का नाम लिया है और यहाँ पे वन कॉल है, तो इसकी जगह पर हम कर देते हैं वेदर
यहाँ डालते हैं क्यू, यहाँ हम इसको पूरा हटा के इसके अंदर में लिख देंगे सिटी, और ये API की API अंडरस्कोर के, ठीक है। ये हमारी API की है। वैसे तो ये ओरिजिनल नहीं है, मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे दूसरे की रखी है क्योंकि अपनी API की शेयर नहीं करना पड़ता किसी से। तो आप जब अपनी API की डालें तो अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर अपनी API की डालें, ठीक है। ये हो गया URL। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिस्पॉन्स ले लेंगे। ओके, हमने रिक्वेस्ट को इंपोर्ट नहीं करवाया, ठीक है। अब इसके अंदर में दे देंगे URL, ओके। अब हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ जो डेटा है उसमें response.json कर देंगे, ठीक है। अब करवाना है अपने को, अब प्रिंट कराने के लिए हमें पहले रिस्पॉन्स देखना पड़ेगा किस तरीके से आता है। तो ये हमारा डॉक्स है। अब हम इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। ये है हमारा API रिस्पॉन्स। हमने लैट लॉन्ग का तो यूज़ नहीं किया है। अभी हमें क्या चाहिए, करंट। हमें तुरंत मतलब अभी क्या टेम्परेचर है वो देखना है। तो हम पहले करंट लेंगे, इसमें से संडे टेम्प लेंगे, टेम्परेचर। उसके बाद में क्या लेंगे, ह्यूमिडिटी भी ले लेंगे, और करंट वेदर ले लेंगे, करंट वेदर डिस्क्रिप्शन भी ले लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लेंगे पहले तो टेम्परेचर इक्वल्स टू डेटा, इसके अंदर हम लेंगे करंट, ओके, ठीक है। फिर इसके अंदर हम ले लेंगे टेम्परेचर, TEMP, ठीक है। सेम लेंगे ह्यूमिडिटी इक्वल्स टू डेटा, इसके अंदर में लेंगे हम ह्यूमिडिटी, सॉरी करंट और ह्यूमिडिटी, यहाँ हम लेंगे इसके अंदर, ठीक है, करंट ह्यूमिडिटी। और फिर हम लेंगे वेदर इक्वल्स टू डेटा, इसके अंदर में हमारा आएगा करंट, फिर आएगा वेदर, फिर इसके अंदर आएगा 0, फिर आएगा हमारा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ये सारा डेटा हमने स्टोर तो कर लिया, अब इसे हम प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट टेम्परेचर, यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे, या तो फिर एक काम करते हैं, F स्ट्रिंग लिखते हैं, F, इसके अंदर में हम लिख देंगे टेम्परेचर, फिर लिख देंगे हम यहाँ पे टेम्परेचर,
उसके बाद में यहाँ लिख देंगे हम सेल्सियस कैपिटल से, ठीक है। फिर प्रिंट करवाएंगे ह्यूमिडिटी, एफ स्ट्रिंग, इसके अंदर लिखते हैं ह्यूमिडिटी, यहाँ लिखेंगे ह्यूमिडिटी, यहाँ लिखेंगे %, ठीक है। अब लिखते हैं प्रिंट एफ स्ट्रिंग, यहाँ लिखते हैं कंडीशन, फिर लिख देंगे हम वेदर, ठीक है। ये हमारा इफ स्टेटमेंट हो गया है कंप्लीट। लिखते हैं एल्स प्रिंट एरर, स्टेटस कोड भी प्रिंट करवा देंगे, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, ठीक है। लेट्स ट्राई। सिटी डालते हैं मुंबई, एरर 401, फिर से रन करते हैं। ये नाम नहीं है ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है। फिर से एरर 401 आ रहा है। लेट्स चेक व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। 401 मतलब अनऑथराइज एक्सेस होता है। लेट्स सी, दोबारा रन करके देखते हैं। मुंबई डालते हैं तो ये करंट नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेन होगा मे बी। लेट्स ट्राई दिस अगेन। ओके, यहाँ पे इसको हटा देंगे। अब करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ हमारा आउटपुट हमारे पास में आ गया। ये इसने कन्वर्ट नहीं किया, ये केल्विन में है। ओके, इसे हम केल्विन कर देते हैं। नहीं तो इतने डिग्री सेल्सियस इज नॉट पॉसिबल। लेट्स सी, ठीक है। ये हमारा आउटपुट आ गया है। तो ये हमारा मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे कोई और सिटी डाल कर देखते हैं, फिर से रन करते हैं। दिल्ली डाल कर देखते हैं, 24% ह्यूमिडिटी। ओके, कोई और डाल कर देखते हैं। चेन्नई, 72% ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये हमारा मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। बस अपने हिसाब से अपना API डालना है एंड देन अपना प्रोजेक्ट को रन करना है, ठीक है। तो अब हमारा मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। हर एक चीज़ इंडिविजुअली बहुत सिंपल होती है, लेकिन वो सारी चीज़ों को जब हम एक साथ मर्ज करते तो एक रियल वर्किंग एप्लीकेशन बनता है, ठीक है। जो रियल एप्लीकेशंस होते हैं ना, जोमेटो, स्विगी, गूगल मैप्स, ये लोग इंटरनली इसी तरह API को कॉल करते हैं। थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होता है। तो आज के लेसन में हमने क्या क्या सीखा। आज सबसे पहले हमने सीखा API क्या होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी क्या होती है, उसके बाद में स्टेटस कोड क्या होता है, जेसन क्या होता है, नेस्टेड जेसन क्या होता है, गेट मेथड क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, पुट क्या होता है, डिलीट क्या होता है ना। इसके साथ में हमने एक प्रॉपर वेदर एप्लीकेशन भी बनाया
अब डे 12 में हम डेटाबेस सीखेंगे, डेटाबेस का बेसिक सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो डेटा है उसको डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। अब तक जो हमारा डेटा था वो लोकली सेव होता था, है ना। अब स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में कैसे सेव करते हैं, टेबल्स, रोज, कॉलम्स, सीक्वल क्वेरीज, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करो। जो वेदर एप्लीकेशन है उसमें कुछ और फीचर्स अपने मन से ऐड करने की कोशिश करो। अगर कहीं डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट्स में पूछो, है ना। और याद रखो कि अब तक पाइथन सिर्फ तुम्हारे कंप्यूटर तक लिमिटेड था। आज पाइथन से इंटरनेट से बात करी तुमने, है ना। प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट लेवल तब स्टार्ट होता है जब तुम्हारा प्रोग्राम रियल दुनिया में इंटरनेट से इंटरेक्ट करता है, तुम्हारा प्रोग्राम लाइव डेटा फेच करता है ना। ये सारी जो चीज़ें जो रियल टाइम में कुछ करता है, तभी हमारा प्रोग्राम जो है वो एक्चुअली रियलिस्टिक बनता है। ये वो मोमेंट है जब कोडिंग एक्चुअली एक्साइटिंग होती है। सिर्फ स्क्रीन पे ब्लैक टेक्स्ट नहीं दिखता, सिर्फ कमांड इंटरफेस पे कुछ नहीं दिखता, एक्चुअली में कोई रिजल्ट आता है, कोई आउटपुट हमें प्रॉपर दिखता है ना। हम डेटाबेस पढ़ेंगे एंड उसके बाद में हम एक वेब एप्लीकेशन भी बनाएंगे फ्लास्क का यूज़ करके परसों डे 13 में। तो तब तक के लिए लाइक करो, अगर हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब करो। डे 12, डे 13, इसके बाद में चीज़ें और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और कमेंट में बताओ अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो। ओके, सी यू ऑन डे 12, बाय।